जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस के अंदर हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दो तरह की इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं वो हम कौन से करवाते हैं। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में रिमेटोलॉजी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह की चीजें हम लोग करवाते हैं, एक तो इमेजिंग स्टडीज करवाते हैं, नंबर 2 पे हेमाटोलॉजिकल टेस्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग बच्चे इमेजिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि इमेजिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो कि स्पेसिफिकली डेविडसन ने खास तौर पे मेंशन किए हुए हैं। तो बच्चे, प्लेन रेडियोग्राफी की अगर बात की जाए, प्लेन रेडियोग्राफी में डिफरेंट डिजीजेस की फाइंडिंग्स आपको कम से कम पता होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन हम हर डिजीज पे स्पेसिफिकली पढ़ते भी जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे ये देखें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर प्लेन रेडियोग्राफी पे आपको बोनी एरोजन नजर आती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, बोनी एरोजन नजर आती हैं। और साथ ही साथ जो जॉइंट स्पेस होती है इसकी नैरोइंग नजर आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो बातें हैं सिर्फ मैं उनको हाईलाइट करूंगा, मैं हर पॉइंट को नहीं टच करूंगा। उसके बाद बच्चे, ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस तो बनता ही इसी पॉइंट के ऊपर है जो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऑस्टियोफाइट्स की प्रेजेंस पे। ठीक है, और जो जॉइंट स्पेस की नैरोइंग होती है वो इसके अंदर भी आपको मिलती है, लेकिन वो अब देखें रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी है, तो वो डिफरेंशियल तो ना हुई ना। तो ऑस्टियोफाइट्स आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको सब कॉन्ड्रल सिस्ट्स जो होती हैं वो भी मिलती हैं। पहले हम लोग जनरल बातें करेंगे चैप्टर के मुतालिक, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा बच्चे, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जाए जो कि एज रिलेटेड होता है और मेनोपॉज रिलेटेड होता है, तो उसके अंदर ओवरऑल ऑस्टियोपीनिया मिलता है, यानी कि जो बोन का मास होता है, मिनरल डेंसिटी होती है, वो कम मिलती है। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग पेजेट्स डिजीज की बात करें, तो पेजेट्स डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि इसके अंदर आपको दो तरह के एरियाज मिलते हैं, ऑस्टियोसिक्लेरोटिक एरियाज और साथ ही साथ ऑस्टियोलिटिक एरियाज। ठीक है, यानी कि बोन के ब्रेकडाउन वाले और बोन की हार्डनिंग वाले एरिया दोनों तरह के आपको मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेन रेडियोग्राफ की फाइंडिंग मैंने बताई है। उसके बाद बच्चे, आपको यह पता होना चाहिए कि रियोमेटोलॉजी के अंदर बहुत कैरेक्टरिस्टिकली एक स्कैन यूज किया जाता है। ये दूसरी इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज नोन एज रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन। जो रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन है बच्चे, इसके अंदर हम लोग यूजुअली आईवी इंजेक्शन यूज करते हैं टेक्नीशियम 99 का अलोंग विद बिस्फॉस्फोनेट। ठीक हो गया। और जो बिस्फॉस्फोनेट, अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो टेक्नीशियम 99 का स्कैन है ये यूजुअली किन डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है। कम से कम दो तीन डिजीजेस आपको लाजमी पता होनी चाहिए। नंबर 1 बच्चे, पेजेट्स डिजीज की असेसमेंट के लिए ये यूज किया जाता है, और नंबर 2 बोनी मेट्स देखने के लिए, बोनी मेटास्टेसिस देखने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग तीसरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो दैट इज एमआरआई। और आपको पता है कि एमआरआई जो है उसकी फर्दर टू वेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब कौन कौन से, एक होते हैं T1 वेटेड इमेजेस और दूसरे होते हैं T2 वेटेड इमेजेस। जो T1 वेटेड इमेजेस होते हैं बच्चे, ये कॉमनली यूज होते हैं एनाटॉमी को डिफाइन करने के लिए कि जो स्ट्रक्चर है, जो भी डिजीज है उसके अंदर उसने जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, जिस बोन को इन्वॉल्व किया, जिस जॉइंट को इन्वॉल्व किया, उसकी एनाटॉमी में कितनी डिस्टॉर्शन आई है। और जो T2 वेटेड इमेजेस होते हैं बच्चे, ये यूजुअली टिश्यू वाटर कंटेंट देखने के लिए यूज होते हैं। या आप लोगों को मैंने जनरल एक यूजेस बता दिया है, जनरल बता दिया कि प्रिंसिपल क्या है एमआरआई को, ये T1 और T2 वेटेड इमेजेस क्या होते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट एमआरआई की अगर बात की जाए तो गैडोलिनियम जो होता है वो कॉमनली यूज होता है एज अ कंट्रास्ट एजेंट। अब एमआरआई किन बोनी डिजीजेस के अंदर, र्यूमेटोलॉजिकल डिजीजेस में काम आता है, तो आप याद रखिएगा कि ऑस्टियोनेक्रोसिस जो होता है, बोन का नेक्रोसिस, इसके अंदर बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 पे बच्चे, आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी किस्म की मैलिग्नेंसी हो तो उसके अंदर भी साथ आप एसोसिएटेड चेंजेस देख सकते हैं कि बोन के अंदर कौन कौन सी आई हैं। और इसके अलावा इंटरवर्टेब्रल डिस्क की जो डिजीजेस होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं डिस्क स्लिप हो गया, किसी को डिस्क प्रोलैप्स हो गया, तो उसके अंदर भी ये कॉमनली यूटिलाइज होता है। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें, क्या आपने कभी सुना है कि हमने किसी बोन की पैथोलॉजी के लिए, जॉइंट की पैथोलॉजी के लिए अल्ट्रासाउंड कराया है? जी बच्चे, ये करवाया जाता है। खास तौर पे किसके लिए, आप ये देखें कि जो साइनोवाइटिस के केसेस होते हैं, यानी कि जॉइंट की जो कैविटी है, जो आपके डायार्थरोटिक जॉइंट्स हैं, जो कि मूवमेंट की एबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर एक पोटेंशियल स्पेस मौजूद है, तो उनके अंदर साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए ये अक्सर किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे, एक एक इन्वेस्टिगेशन पे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होगा, दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता इसके मुतालिक।
बच्चे आपको प्रॉफ के अंदर टिपिकली ये एमसीक्यू आता है कि एक फीमेल है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रही है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के केस के अंदर आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन आइडियली करवाना पसंद करेंगे? प्लेन रेडियोग्राफ, रेडियो न्यूक्लियाइड, बोन स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी या बोन मिनरल डेंसिटी? और अक्सर उन्होंने बोन मिनरल डेंसिटी नहीं लिखा होता क्योंकि सब बच्चों को पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी का वर्ड आता है, तो वो ये नहीं लिखते। वो बच्चे इन्वेस्टिगेशन का स्पेसिफिकली नाम लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेक्सा इन्वेस्टिगेशन, डुअल एक्स-रे, डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, ठीक है। डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शियोमेट्री इन्वेस्टिगेशन का नाम है, जो कि कैरेक्टरिस्टिकली आइडियली यूज होती है ऑस्टियोपोरोसिस को असेस करने के लिए। अब बच्चे हम लोग आते हैं अपने हीमेटोलॉजिकल ब्लड टेस्ट के ऊपर, और हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में बच्चे आप लोग ये देखेंगे कि कॉमनली हम लोग डिफरेंट मतलब अब क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग फुल ब्लड काउंट की तरफ आ सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर ईएसआर करवा सकते हैं। और आपको पता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर ईएसआर काफी ज्यादा रेज्ड होता है, जितनी भी इंफ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं उनमें होता ही है। उसके बाद बच्चे बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, और मैं इसके लिए भी आपको एक टेबल भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा बच्चे, ये टेबल आप लोगों के लिए यहाँ पे ये निकाल के रखा है। लगा दूं जी। जी बच्चों, ये देखेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेस के अंदर बच्चे अगर ये टेबल आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो बिलीव मी, पीड्स के अंदर आपको टिपिकल सिनेरियो आता है रिकेट्स की डिजीज का, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पीड्स में पढ़ाऊंगा। और जो जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है वो भी मैं आप लोगों को वहां पे ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को रिकेट्स की ना डिफरेंट टाइप्स दी जाती हैं, 6 टाइप्स गिवन है परवेज अकबर के अंदर। उधर भी वहां पे भी एक ऐसा ये वाला टेबल बना हुआ है। तो ये टेबल बच्चे आप लोगों को ये रूल आउट करवाता है डिफरेंट डिजीजेस को। तो काइंडली मेरा एरो फॉलो कीजिएगा, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंट डिजीजेस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जितने भी हार्मोन्स वगैरह या एक्टिव एलिमेंट्स का लेवल है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो बच्चे सबसे पहले ये देखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात की जाए और पेजेट्स डिजीज की और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, जो मैं 3 चीजों को हाईलाइट सबसे पहले कर रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, पेजेट्स डिजीज और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, इन तीनों के अंदर कैल्शियम का लेवल यूजुअली नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों में तो नॉर्मल होता है। अब इन तीनों को हमने कैसे आपस में डिफरेंशिएट करना है, ऑस्टियोपोरोसिस, पेजेट्स डिजीज और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को? ये देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फेट का लेवल। जो फॉस्फेट होगा वो ऑस्टियोपोरोसिस में भी नॉर्मल मिलेगा और पेजेट्स में भी, लेकिन हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स का नाम ही हाइपोफॉस्फेटेमिक इस वजह से है कि वहां पे फॉस्फेट के लेवल कम है, वो आपको सिग्निफिकेंटली लो मिलेगा। तो चले, 3 डिजीजेस जिसमें कैल्शियम का लेवल नॉर्मल था उसमें आपने फॉस्फेट को तो रूल आउट कर ही दिया, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को रूल आउट कर दिया। अब मसला रह गया ऑस्टियोपोरोसिस और पेजेट्स डिजीज को डिफरेंशिएट करने का। तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स आपको इंक्रीज्ड मिलेंगे, लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेट एक वाहिद पैरामीटर है जो कि इनको डिफरेंशिएट कर सकता है, बाकी डिफरेंशिएट नहीं करते। बाकी आप देखें, पीटीएच, फाइब्रोब्लास्ट, ग्रोथ फैक्टर 23 और विटामिन डी, ये सारे इधर सेम है इन दोनों डिजीजेस में। अल्कलाइन फॉस्फेट के अंदर बच्चे 2 चीजें आपको काम आ सकती हैं। नंबर 1 ये कि ऑस्टियोपोरोसिस के केस के सिनेरियो में आपको एक तो या तो फीमेल पेशेंट दी गई होगी जो कि मेनोपॉज के बाद प्रेजेंट कर रही होगी, या तो आपको एक सीनाइल आदमी दिया गया होगा जो कि बूढ़ा होगा, 60 में तो खैर नहीं, 70s में ज्यादा ये कॉमन होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि एक तो हिस्ट्री की बेस पे आप ऑस्टियोपोरोसिस और पेजेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 2, एएलपी के लेवल पे ऑस्टियोपोरोसिस में हमेशा एएलपी का लेवल नॉर्मल होता है अनटिल एंड अनलेस के ऑस्टियोपोरोसिस में कोई फ्रैक्चर की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। अगर फ्रैक्चर हो जाए तो एएलपी का लेवल इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बोन के सेल्स की इंजरी हो जाती है। और पेजेट डिजीज में हमेशा एएलपी इंक्रीज रहेगा। तो बच्चे, आपने इस टेबल के थ्रू 3 डिजीजेस को डिफरेंशिएट करना अभी सीख लिया है, कैल्शियम, फॉस्फेट और अल्कलाइन और सॉरी ऑस्टियोपोरोसिस, पेजेट डिजीज और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को 3 पैरामीटर यूज करते हुए, कैल्शियम, फॉस्फेट और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 3 डिजीजेस पे, जिसके अंदर आपकी आती है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया एंड प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जब मैंने आप लोगों को कैल्शियम वाला टॉपिक पढ़ाया था, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया के डिफरेंसेस,
वहां पे भी मैंने आपको टेबल में डिफरेंशिएट करना बताया था। आइए हम लोग यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चे आप लोग ये देखिएगा कि इन तीनों डिजीजेस के अंदर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया और प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इन तीनों के अंदर कैल्शियम की डिस्ट्रप्शन आपको मिल रही है। किस किस्म की डिस्ट्रप्शन? या तो कैल्शियम आपको ये देखें, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, लेकिन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी और साथ ही साथ आपके विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया में कैल्शियम नॉर्मल भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो इन तीन डिजीजेस में पहली डिजीज तो आपने रूल आउट कर ली, दैट इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा। तो चलो ये तो रूल आउट हो गई। अब मसला रह जाता है कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी और विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो बच्चे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी का सिनेरियो आपको जब भी दिया जाता है, उसके अंदर यूजुअली कोई अडल्ट पेशेंट होता है, ठीक है। नंबर 2 ये कि उसको रीनल सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम की बाकी कंप्लेंट्स भी होती हैं, जैसे उसका यूरिन आउटपुट कम होगा, जैसे उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा, जैसे उसको एसोसिएटेड एनीमिया होगा, ठीक है। ये आपको यूजुअली साइन एंड सिम्टम्स दिए जाते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के केस में। इवन अगर आपको सिनेरियो में ये भी लिख दिया जाए कि एक बंदा एरिथ्रोपोइटिन की थेरेपी पे है, तो आपके माइंड में फौरन ये चीज आनी चाहिए कि एरिथ्रोपोइटिन की थेरेपी पे है, तो इसका मतलब है कि उसकी किडनी खराब है, ठीक है। तो आपको एक तो इनका जो एक्सक्लूजन मिल गया वो हिस्ट्री के थ्रू मिल गया। नंबर 2, विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया का जो पेशेंट होगा यूजुअली वो बच्चा होता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी यूजुअली बच्चों में मैनिफेस्ट होती है। एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो तो फिर अगर बच्चों के अगर मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी होनी हो तो ऐसा नहीं होता कि बंदा सही डेवलप कर गया और बैठे बिठाए उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई और ऑस्टियोमलेशिया हो गया, क्योंकि उसकी बोन्स ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुकी हैं। बच्चा वो होता है जो ग्रोइंग एजेस में जिसकी बोन फॉर्मेशन चल रही होती है। तो ऑस्टियोमलेशिया के अंदर यूजुअली आपको बच्चा मिलेगा सिनेरियो में। नंबर 2, आप इनके फॉस्फेट के लेवल्स देख लीजिए। अगर फॉस्फेट के लेवल्स बच्चे आपको कंफ्यूज लग रहे हैं तो हम बाकी चीजों पर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि फॉस्फेट के लेवल्स अगर डिस्टर्ब मिलते हैं तो फिर आप लोग देखें कि ज्यादा लेवल्स रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में होते हैं और विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया में कम होते हैं। इन केस अगर फॉस्फेट के लेवल्स नॉर्मल मिले आपको डिजीज में, फिर हम किस पैरामीटर पे रिलाय करेंगे इनको डिफरेंशिएट कराने के लिए? तो बच्चे आपके लास्ट 2 पैरामीटर्स जो हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 का लेवल और आपकी जो विटामिन डी है उसका लेवल। तो बच्चे नाम से ही पता चल रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया का जो पेशेंट होगा उसके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के केस में विटामिन डी डेफिशिएंसी, और ऐसा भी हो सकता है कि विटामिन डी नॉर्मल हो। फिर उस केस में आप लोग फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 पे जाएंगे। मेरा यहाँ पे पर्पस आपको ये बताना है कि जब भी आपको लैब वैल्यूज दी गई हो तो आपने पहले किस चीज को देखना है डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए, सेकंड नंबर पे किसको देखना है और थर्ड नंबर पे। तो एक समरी में आपसे ये बनवा देता हूं कि जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस, पेजर्स और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स में शक होगा तो पहले कैल्शियम का लेवल देखेंगे। कैल्शियम के बाद हम लोग जाएंगे फॉस्फेट के लेवल पे और फॉस्फेट के बाद जाएंगे अल्कलाइन और फॉस्फेटेज के लेवल पे, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट 3 डिजीजेस हैं, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, विटामिन डी डेफिशिएंट ऑस्टियोमलेशिया एंड प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में सबसे पहले कैल्शियम का लेवल देखेंगे। कैल्शियम का लेवल रूल आउट करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल वो नॉर्मल या कम मिल जाता है, आप आएंगे फॉस्फेट के लेवल पे। अगर ये भी ड्यूबियस है, डाउटफुल है, देन यू विल स्ट्रेट गो टू विटामिन डी का लेवल। अगर वो भी सही नहीं मिल रहा तो फिर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 आपको क्लियर कर देगा बिल्कुल। इस टेबल की बेस पे इंशाल्लाह ताला आप लोग डिजीजेस को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो बच्चे बायोकेमिस्ट्री में डेविडसन ने जो बातें दी थी वो बेसिकली यही दी थी और वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दी हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस जो कि हम लोग करवाते हैं वो यूजुअली रिलेटेड होती हैं रूमेटाइड फैक्टर से रिलेटेड। पहले बच्चे आप ये देखें, 2 तरह के टेबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक में बताया गया है कि रूमेटाइड फैक्टर यूजुअली किन डिजीजेस में पॉजिटिव आ जाता है और ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जिसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाती हैं। तो बच्चे ये एमसीक्यूज काइंडली नोट कर लीजिएगा जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा हूं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर यूजुअली आपको जिसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस मिले, ठीक है, जॉइंट्स के अलावा मैनिफेस्टेशंस मिले,
उन पेशेंट्स में 100% रूमेटॉइड फैक्टर आपको मिलेगा। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर और आपके जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, उसमें ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है लेकिन रूमेटॉइड फैक्टर उसका पॉजिटिव नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है बंदे को लेकिन रूमेटॉइड फैक्टर उसका नेगेटिव है। तो याद रखिएगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हमेशा हमेशा रूमेटॉइड फैक्टर होना जरूरी नहीं होता। प्लीज आपने इस बात को याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा बिल्कुल हेल्दी है, उसको किसी किस्म की जॉइंट्स की कंप्लेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ जाए। ठीक हो गया। तो ये दोनों एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपने सिनेरियो सॉल्व करना है तो ये नहीं कहना कि इसको रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, बस चलो इसको तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंफर्म हो गया। ठीक है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी। इसलिए देखें यहाँ पे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ओवरऑल 70% फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आ गई हैं, वहां पे फिर 100% हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ये चीज बच्चे क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल इसको देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस और ट्यूबरक्यूलोसिस दोनों के अंदर आ सकता है रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टेबल पे हम लोग आते हैं। ये बेसिकली आप लोग को एंटीबॉडीज वाला टेबल मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखें कि पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जो होती हैं ये कहां कहां पे आपको मिल सकती हैं। सबसे पहली बात ये बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप ये देखें कि मैलिग्नेंसी और इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर जरूरी नहीं होता कि ये हो या ना हो, मतलब कुछ मैलिग्नेंसीज में आपको मिलती हैं और कुछ में नहीं मिलती। इसके अलावा दो डिजीजेस ऐसी और हैं जिसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी आपको मिलती है, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू की डिजीजेस, ठीक है, जैसे फाइब्रस डिस्प्लेजिया हो जाता है बोन्स का, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसमें आपको मिल जाती हैं। एक और एड ऑन चीज बच्चे यहाँ पे देखिएगा जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी 30 to 50% केसेस में आपको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होती है वो मिल सकती है। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं आप लोग के ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि एंटीबॉडी की जो प्रेवलेंस है, जो उनकी प्रीपॉन्डरेंस है, वो किसी भी डिजीज में हो भी सकती है और किसी डिजीज में नहीं भी हो सकती। आप लोगों ने एज सच रूल्स नहीं बनाने। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज हैं जो कि आप लोग 4th ईयर की रॉबिन्स के अंदर डिटेल के अंदर देख के आए हैं। दे आर एक्चुअली एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। तो मैं आप लोगों को इसकी सेंसिटिविटी के बारे में बता दूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर यूजुअली 70% की सेंसिटिविटी है इन एंटीबॉडीज की। ठीक है, इनको डिनोट करना हो तो हम लोग अक्सर ACPAs लिखते हैं, और जो इनकी स्पेसिफिसिटी है वो तकरीबन 95% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि आप ये देखें कि ये हमें डिजीज की प्रोग्रेशन के बारे में खास तौर पे बताती हैं। प्लीज इसका ये क्लिनिकल पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि डिजीज प्रोग्रेशन से रिलेटेड एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स का इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है। तो हम इसको किसी भी बंदे में ये डिजीज असेस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए इस एंटीबॉडी को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हट के कुछ और एंटीबॉडीज आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं, तो देखें कि जो आपका एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी होती है, ये यूजुअली बच्चे आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है ये कहाँ पाई जाती है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का एक वेरिएंट है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट सिंड्रोम जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा, लेकिन याद रखना है कि क्रेस्ट सिंड्रोम में एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज आपको मिलती हैं। एक और चीज जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है वो ये होती है कि एक बंदे को DIL हो गया, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस हो गया, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी। तो याद रखिएगा कि जो एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी होती है वो ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको दो एंटीबॉडीज और बतानी है, ये सब आपको लैब डायग्नोसिस में काम आएंगी। अभी आप लोगों को बेशक बोर कर रही हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये देखें दो तरह की और एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं। एक है एंटी जॉगरेन सिंड्रोम ए एंटीबॉडीज, दूसरी है एंटी जॉगरेन सिंड्रोम बी एंटीबॉडीज, और इनके दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। एंटी जॉगरेन सिंड्रोम ए एंटीबॉडीज का दूसरा नाम होता है एंटी
रो एंटीबॉडीज, ठीक हो गया। और जो आपकी एसएसडी एंटीबॉडीज होती हैं ये यूजुअली होती हैं एंटी ला एंटीबॉडीज, ये इनका दूसरा नाम है। ये दोनों नाम इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये पेपर में आते हैं तो आप लोग के माइंड में ये आता है कि पता नहीं ये कौन सी एंटीबॉडीज इन्होंने दे दी हैं, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी जो कि खास तौर पे एफसीपीएस पार्ट 1 के अंदर आती होती है, दैट इज एंटी आरएनपी। ये तो मैंने भी जब नाम सुना तो मुझे मतलब नहीं पता था इसके बारे में। एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी, एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडी जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की, ठीक है, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिसमें फाइब्रस डिस्प्लेजिया आ सकता है। उसके बाद हम लोग जब हार्ट डिजीज को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उनकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की डिफरेंट एंटीबॉडीज की बात करेंगे। फिलहाल बच्चे मैं आप लोगों को एक जनरल डायग्राम दिखाना चाहता हूं जो कि मुझे आपकी बुक की बहुत अच्छी लगी है, एंड दैट इज एक्चुअली दिस डायग्राम। बच्चे इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। इसमें आप लोगों को डिफरेंट ज्वाइंट्स की प्रीपोनेंट्स दिखाई है कि किस ज्वाइंट की डिजीज की प्रेवलेंस किस डिजीज में होती है। पहले मैं आप लोगों के सामने ये बहुत अच्छी सी जो 4 लाइनें लिखी हैं इनको रीड कर दूं। पैटर्न्स दिखाए हुए हैं पोली आर्थराइटिस के। जो ए फिगर है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है, ठीक है। दूसरी जो आपकी डायग्राम है वो सोरिएटिक आर्थराइटिस की है। तीसरी एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थरोपैथीज या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की है। और चौथी ऑस्टियोआर्थराइटिस की है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं इन्हीं डायग्राम को इसी डिस्क्रिप्शन को रीड करके आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में टिपिकली मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की, ठीक है। ये गौर से देखिएगा, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स आपके नीचे, ऊपर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। इंटरफेलेंजियल की भी होती है, ऐसी बात नहीं है, दोनों आपको, लेकिन इंटरफेलेंजियल में ज्यादा कॉमन जो है बच्चे, ये देखें जरा गौर से देखिएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि बिल्कुल याद हो जाए। ये आपकी अगर मेटाकार्पल है, ठीक है, और मेटाकार्पल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इनकी जो आपकी ये ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट है दैट इज मेटाकार्पोफेलेंजियल इन्वॉल्वमेंट। अब आप ये देखें यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट की कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर है। अच्छा, इसी के कंट्रास्ट में इफ यू सी द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको क्या मिलेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बच्चे आपको मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्वमेंट यूजुअली नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं इनमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों की मिलती है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रॉक्सिमल की थी, डिस्टल की कॉमन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें तो इससे यहाँ पे, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। एसिमेट्रिक से क्या मुराद है, जरा मेरा एरो फॉलो कीजिएगा। ये देखें बच्चे, इसकी लिटिल फिंगर पे यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे हाथ में तो है। इसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल, यानी कि कॉरेस्पॉन्ड, दोनों साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने फेलेंजियल जॉइंट्स देख लिए। फिर आप ये देखें कि अगर हम लोग बात करें इसके गर्डल्स के जॉइंट्स की, तो गर्डल के जॉइंट्स में ये देखें आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही, लेकिन शोल्डर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट मिल रही है रूमेटॉइड में। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखें, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की भी इन्वॉल्वमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और नेक के सर्वाइकल वर्टिब्रा की भी इन्वॉल्वमेंट आपको साथ ही साथ मिल रही है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो आपका डिस्टल जॉइंट्स होते हैं, फोर आर्म और रिस्ट का जॉइंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी मिल सकती है रूमेटॉइड में, लेकिन ऑस्टियो में वो भी नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे ये क्लिनिकल डिफरेंस आर मोर देन इनफ टू पिक अप योर सिनेरियो। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं बी और सी नंबर फिगर में। तो बी में आपको दिखाया गया सोरिएटिक आर्थराइटिस, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन एसिमेट्रिक मैनर में। ये देखें बच्चे, ये सोरिएटिक पेशेंट दिखाया हुआ है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कैसे है। एसिमेट्रिक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, एक साइड पे हो सकती है, जरूरी नहीं है दूसरी साइड के ऊपर हो। इसके अलावा मैंने कहा कि बस आप ये देखें कि इसमें एंकल्स की एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, एक तरफ नी की है, दूसरी तरफ नहीं है, एक तरफ पूरी फिंगर की है, दूसरी तरफ नहीं है। ये सोरिएटिक आर्थराइटिस है, टोटली एसिमेट्रिक। उसके बाद बच्चे अगर देखें यहाँ पे एक्सियल स्पॉन्डिलो आर्थरोपैथीज की या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये यूजुअली आपके
जो ट्रंक रीजन होता है, यानी कि आपका जो मिड लाइन पोर्शन है, उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये सैक्रोइलाइटिस करवाता है, ठीक हो गया। सैक्रोइलाइटिस जो और डिजीजेस कराती है मैं वो भी बताऊंगा, एक तो सोरिएटिक आर्थराइटिस हो गया, बाकी ये हो गया। तो ये आपने याद रखना है। इस सिनेरियो, इस पिक्चर की बेस पे आप लोग काफी सारी डिजीजेस जो हैं उनको पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। सब बच्चे अपने पेन्स एंड पेंसिल्स निकाल लीजिए। बल्कि आई थिंक पेन्स एंड पेंसिल्स पे जाने से पहले, रियोमेटॉइड और ये डिजीज को स्पेसिफिकली स्टडी करने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जो हैं पिक्चर्स और जो कि जनरल हैं और आप लोग पूरे चैप्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, वो और दिखा देता हूँ। पहले बच्चे ये देखें कि जो रियोमेटिक डिजीजेज होती हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट है, उनके लिए आप लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट के मेथड्स अपना सकते हैं, इंटरवेंशन कौन कौन सी कर सकते हैं उनके लिए। तो बच्चे दो तरह की यहाँ पे इसने ट्रीटमेंट दी हुई है, एक दी है कोर इंटरवेंशन, दूसरी इसने दी है अदर ऑप्शन। कोर इंटरवेंशन में बच्चे आप लोगों ने जो भी डिजीज का ट्रीटमेंट लिखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फाइनल ईयर के प्रॉफ में भी, तो आपने ये सारा आपको लिखना है, नहीं लिखना क्लिनिकल लाइफ में जाओ जब, तो ये सारे आपको इंटरवेंशन पता होने चाहिए कि आपने पेशेंट को पहले ये बताने हैं, फिर आपने उनके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे आना है। तो एजुकेट करना है एरोबिक कंडीशनिंग के बारे में, एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आर हाईली अप्रिशिएबल। आई पर्सनली टेल माय स्टूडेंट्स, मेरी मदर को खुद ऑस्टियोआर्थराइटिस है एंड शी सेज कि एक्सरसाइज करने के बाद उनको 70% पेन में रिलीफ जो हुआ है वो फील हुआ है, ठीक है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, अपने घर वालों को भी बता सकते हैं। सिंपल एनाल्जेसिया आप लोग दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आई ऑलवेज से कि पेशेंट्स को एनाल्जेसिया अवॉइड कीजिए, खास तौर पे जो एनसेड वाला एनाल्जेसिया होता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो हैबिट्स है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। आई माई सेल्फ एम अ विक्टिम ऑफ एनाल्जेसिक्स। मुझे खुद डिस्क स्लिप था, 2 डिस्क स्लिप्स हैं, और उसके लिए मुझे मतलब जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ढेरों ढेर एनाल्जेसिक्स दिए हैं। मैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इसका इसका क्या इफेक्ट निकलेगा। एंड नाउ आई एम अ पेशेंट ऑफ गर्ड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कंट्रोल्ड नाउ, आई एम बेटर। तो गर्ड जो है बच्चे बहुत कॉमनली एनाल्जेसिक्स की वजह से हो जाता है। इसके अलावा अल्सर डिजीज भी हो सकती है, गर्ड नहीं, खैर अल्सर डिजीज ज्यादा हो जाती है। उसके बाद बच्चे डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी, वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, डीमार्ट्स कौन सी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा एडवर्स मैकेनिकल फैक्टर्स को प्रिवेंट कीजिए, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा भारी चीजों को उठाना। वेट रिडक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंफर्टेबल फुटवेयर, ठीक है। कभी भी मैंने कहा, ये अक्सर जगहों पे हम लोग जाते हैं, शूज लेते हैं, तो बच्चे वो ही वाले शूज लीजिए जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा सूटेबल हैं, जॉगर्स वो ही लीजिए। कभी भी अपने घर वालों को या अपने आप को उतनी डिफिकल्ट कंडीशन में मत डालिए कि आपके पाँव का बुरा हाल हो जाए, आपके फुटवेयर की वजह से, शो फैशन की वजह से। अपना कंफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बच्चे अगर अदर ऑप्शंस में आए, तो एनाल्जेसिक्स में ओरल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आ गई, टॉपिकल एजेंट्स आ गए, ठीक है, क्रीम्स जो हम अप्लाई करते हैं, ओपियॉइड्स आ गए। ओपियॉइड तो खैर हमारे मुल्क में तो बहुत कम ऐसे प्रेस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमें भी पार्ट 1 में एमसीक्यू आया था कि इनका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है वो कितनी देर में आता है, तो ऑलमोस्ट 1 वीक तक आता है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक ड्रग्स में बच्चे जो कॉमनली मैंने भी यूज किया, खास तौर पे जो डिस्क स्लिप के पेशेंट्स होते हैं, उनको दी जाती है गैबापेंटिन और प्रीगैबलिन, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो लोकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इंजेक्शन लग सकते हैं टॉपिकली। फिजिकल ट्रीटमेंट में हीट, कोल्ड और जितने भी ये पैड्स वगैरह रखते हैं, ये काम आ सकते हैं। सर्जरी जो होती है बच्चे, आपको पता है, आर्थ्रोप्लास्टीज जो होती हैं, ज्वाइंट की पूरी पूरी जो रिप्लेसमेंट होती है वो की जा सकती है। और कोपिंग स्ट्रेटेजीज आप उनको बाकी भी बता सकते हैं, लेकिन इट्स नॉन स्पेसिफिक था। उसके बाद बच्चे हम लोग अगर स्पेसिफिकली ड्रग्स के ऊपर आए, तो जो डिफरेंट ड्रग्स हम लोग देते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके अंदर एनाल्जेसिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स के अंदर बच्चे फर्दर कैटेगरीज हैं, ये देखें आप लोगों के लिए दूसरा टेबल जो यहाँ पे एनसेड्स की डिटेल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है। मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स हैं, उसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम यूजुअली एक्ट करके
फॉस्फोलिपिड्स में से लिबरेट करवाता है 20 कार्बन का एराकिडोनिक एसिड, और ये जो 20 कार्बन का एराकिडोनिक एसिड होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन योर बॉडी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके जितने भी बन रहे हैं, आप देखें जो कॉक्स 1 से बनते हैं वो यूजुअली म्यूकोजल इंटेग्रिटी, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन और रीनल ब्लड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो कॉक्स 2 वाले होते हैं बच्चे, ये पेन और इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करवाते हैं। अब हमारे यहाँ कौन कौन से कॉक्स के इनहिबिटर यूज होते हैं? नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव जो होंगे वो कॉक्स 1 और 2 दोनों को इनहिबिट करेंगे। एक और बात बच्चे आपने याद रखनी है कि जो कॉक्स 1 जो आपका साइक्लोकॉक्सिजनेज जो एंजाइम है, उसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली बेसल लेवल पे बनते रहते हैं, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है इस एंजाइम का। लेकिन कॉक्स 2 एंजाइम सिर्फ इंफ्लेमेटरी कंडीशंस के अंदर और डिजीज स्टेट्स में एक्टिवेट होता है और ऐसे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करवाता है जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करते हैं। ये वाली बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोग प्रेफर किसको करेंगे? सेलेक्टिव कॉक्स 2 एनसेड्स को, जो कि हमारे किडनी को कॉम्प्रोमाइज ना करें और हमारे स्टमक को कॉम्प्रोमाइज ना करें। यहाँ पे बच्चे इनकी जो कॉमनली यूज होती है और इनके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते चलें। लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो बच्चे लो रिस्क के अंदर जो इसने कॉक्सिब्स बताए हुए हैं, सेलीकॉक्सिब और एटोरिकॉक्सिब, ये दोनों आपके सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं और ये बहुत अच्छे इनहिबिटर्स हैं। डेली डोजिंग जो इनकी की जाती है, प्लीज इसको याद कीजिएगा, कम से कम सेलीकॉक्सिब का आपको लाजमी पता होनी चाहिए। कॉमनली सेल्वेक्स के नाम से ये आती है। 100 to 200 मिलीग्राम और 1 से 2 डोजेस आप इसको दिन में दे सकते हैं। 1 डोज इज एप्ट। इसके बाद बच्चे मीडियम रिस्क के ऊपर अगर आए तो मतलब इनके एडवर्स इफेक्ट जरा ज्यादा होंगे, ठीक है। इवन कि अगर आप पेशेंट को पीपीआई दे रहे हैं फिर भी ये एडवर्स इफेक्ट अपने मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप देखें कि ये कितने हार्मफुल हुए। यानी कि हम लोग यूजुअली ये करते हैं ना कि किसी बंदे को अगर जॉइंट की कोई डिजीज है तो उसको कहते हैं कि रोजाना सुबह उठ के निहार पेट नाश्ते से 1 घंटा पहले ओमेप्राजोल की पीपीआई की एक गोली खा ले और फिर दिन में नाश्ता करके और एंसर की गोली ले ले। लेकिन फिर भी ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट जो होता है पीपीआई का, वो इन वाले एनसेड्स के सामने वीक पड़ जाता है। नेप्रोक्सिन कैरेक्टरिस्टिकली जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी एनसेड है अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए यूज की जाए तो। उसके बाद बच्चे अगर, और उसकी डोज आपको लाजमी पता होनी चाहिए, 500 मिलीग्राम हम लोग डेली देते हैं। डिक्लोफेनेक जो है इसका जॉइंट्स पे इफेक्ट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। हेडेक्स के लिए इसको कॉमनली प्रेस्क्राइब किया जाता है कंपेयर टू नेप्रोक्सिन। उसके बाद हाई रिस्क की अगर बात की जाए तो इसके अंदर डिस्पेप्सिया और सीएनएस के साइड इफेक्ट्स यूजुअली आते हैं और 60 ईयर्स से ऊपर वालों में तो हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इंडोमेथासिन, कीटोप्रोफेन और पेरोक्सीकैम। और जो कैम्स हैं, ऑक्सीकैम्स जो हैं, इसमें यूजुअली एक ड्रग आती है जिसका आपने नाम सुना है, ब्रेक्सिन। तो ब्रेक्सिन मैंने खुद बहुत अच्छा यूज किया है। ये इसी फैमिली को बिलोंग करती है और इसके हाई रिस्क एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आई डोंट नो डॉक्टर कॉक्स 2 क्यों नहीं खुद प्रेस्क्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे भी बर्बाद किया। चलो अच्छा आगे देखो, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स के लिए? एक तो एज 60 ईयर से ज्यादा हो यूजुअली, पास्ट हिस्ट्री हो कोई पेप्टिक अल्सर की, पास्ट हिस्ट्री हो एडवर्स इफेक्ट्स की, एडवर्स इफेक्ट की कोई प्रोफाइल मौजूद हो। इसके अलावा बंदा साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज कर रहा हो, हाई डोजेस या मल्टीपल डोजेस ले रहा हो एनसेड्स की, और कोई बहुत हाई रिस्क एनसेड ले रहा हो जैसे एंडोमेथासिन और कीटोप्रोफेन हो गई, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्स रिस्क फैक्टर्स एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स के लिए। लेकिन देखिए इसने सबसे अच्छी बात क्या किया, इसने क्या लिखा है, ये देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? एज और पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब आप लोगों का लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आना।